वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम फिर आ चुके हैं क्लास 11th के लेक्चर को लेकर के। और क्या चल रहा है बच्चों? ये चल रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब 1D मोशन चल रहा है। 1D मोशन है बच्चों। हम लोग अब तक 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आ चुके हैं आज 7th लेक्चर में। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे लास्ट क्लासेस को नहीं किए हैं वो फटाफट से जाकर के उस लास्ट लेक्चर को देख लें, ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए जो आपने पिछली क्लासेस में मिस कर दी हैं। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, मैं छोटा सा रिकॉल दे देता हूं। तो वहां पे हमने बच्चों पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति के समीकरणों को कैसे ड्राइव करें, निर्मित करें। वहां पे हमने बता दिया था 2 मेथड थे। मेरे पास एक ग्राफिकल मेथड था और एक था हमारे पास इंटीग्रल मेथड, जिससे हमने इसको कर लिया था। आज हम आ चुके हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि nth डिस्टेंस में कितने nth, ध्यान दीजिएगा, nth टाइम इंटरवल में कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से मोशन में है। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे आज देख रहे हैं वीडियो, अगर वो जानना चाहते तो इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देख ले और इसका नोट्स प्रॉपरली बना करके समझ जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल एट nth टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल एट nth टाइम इंटरवल। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, मैंने पहले ही बोल रखा था कि बच्चों ये नोट सारे हम भले इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन इस सारे फिजिकल मीनिंग्स को आप हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, nth मतलब nवें टाइम में चली गई दूरी का एक फॉर्मूला हम आज ड्राइव करने जा रहे हैं। तो पहले बच्चों क्या करते हैं, पहले सपोज करते हैं कि n टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखिए, जब nth या tth के बारे में बात मैं करता हूं तो पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं और वो डिस्टेंस ट्रेवल t टाइम में है, तो वो क्या होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल एट t टाइम, तो st लिखा जा सकता है बच्चों ऐसे। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रिमेंबर दैट बच्चों, ये आ गया डिस्टेंस कितने टाइम में, t टाइम में। सिमिलरली मैं अगर tth टाइम में याद करना चाहूं, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे मैं बता दूं tth का मतलब क्या होता है। एक पर्सन 4 सेकंड में 20 मीटर मूव करता है, दूसरा वाला वही इंसान 5 सेकंड में मूव कर रहा है 26 मीटर। तो वो उस 5वें सेकंड में कितना मूव किया, तो 20 से 26 गया है, तो 5वें सेकंड में वो 6 मीटर गया है। ये कैसे पता किया आपने, 6 का निकाल करके फिर से सब्सट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे है, t का पता है, t-1 का अगर हम निकाल लें और उसको सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें tth टाइम में कितना डिस्टेंस मिला पता चल जाएगा। आइए चलते हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल एट t-1, मतलब एक कम में हम चेक करेंगे टाइम इंटरवल। तो एट t-1 पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा t-1 इज इक्वल टू u t-1 प्लस हाफ a t-1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 तैयार है आपका, इक्वेशन नंबर 2 तैयार है। अब हमको करना क्या है, अधिक यह होगा क्योंकि ये t टाइम में ये इससे कम पे है, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो नाउ, ठीक है, या फिर हेंस डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब कि tवें सेकंड में, tth टाइम इंटरवल, tवें सेकंड में चली गई दूरी अब क्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे tth टाइम इंटरवल के लिए। तो आपको निकालना है s इज इक्वल टू st माइनस st-1। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पे आप वैल्यू रख करके सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut-1 और प्लस हाफ a टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ठीक है।
ये आपका बच्चों वैल्यू हो गई इसकी t-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं और देख लेता हूं क्या हो सकता है बच्चों। ये हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और फिर फाइनली माइनस ut, ये प्लस बच्चों u, और सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हाफ a और माइनस 80। ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, हाफ a माइनस 80। ठीक, अब मैं ऊपर से सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, मतलब इरेज कर देता हूं। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहां से ut बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से हाफ at स्क्वायर और यहाँ पे हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, तो ये माइनस था, माइनस का इससे मल्टीप्लाई हुआ था, ये माइनस हो गया था, ये आपका माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, प्लस हो गया था, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बच्चों ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो गया था, और ये बच्चों आपका माइनस हो गया था और ये हो गया था प्लस। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, u बचेगा बच्चों यहाँ पे माइनस हाफ और 80 बच रहा है। तो फटाफट से उस पर लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू, ऊपर बच रहा है u और फिर माइनस हाफ a प्लस 80। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए बच्चों, u माइनस हाफ a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2t, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, और कुछ सिंप्लीफाई करना चाहें तो लिख सकते हैं प्लस हाफ a, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1। तो बच्चों ये आ गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल एट टीएथ टाइम इंटरवल। अगर आपको 5वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकालनी है तो t की वैल्यू 5 रख दीजिएगा, u की वैल्यू आपको पता ही होगी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मस्ट है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की वैल्यू है, तो आप पता कर सकते हैं कि उस टाइम इंटरवल में आदमी ने या पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस तय कर लिया है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम अब आगे चलें और एक नए टॉपिक से डील करें। तो बच्चों अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो एक बार मैं छोटे से एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर ही कर देता हूं कि मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कि अ पर्सन मूविंग यूनिफॉर्मली 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से चल रहा है, एंड एक्सेलरेटेड विथ, मतलब त्वरित गति है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल एट 5th सेकेंड। मतलब आपसे पूछा गया है कि अगर एक व्यक्ति है जो 10 मीटर पर सेकंड के एकसमान वेग से चल रहा है, जिसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड है, तो उसी से चलते हुए उसका 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस मिलेगा 5वें सेकंड में। तो बच्चों कैसे करना है, सिंपली कुछ नहीं, s इज इक्वल टू, इसकी जगह पे 10, ठीक है, हाफ, और इसकी जगह पे बच्चों 2, और फिर ये 2 into 5 minus 1 सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैंसिल कर लीजिएगा, 9 आएगा, ये 9 2 5 जा 10 1 9, तो बच्चों ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 10 प्लस 9, और दिस इज व्हाट 19 मीटर। ठीक है, 19 मीटर डिस्टेंस हो गया। क्लियर। अब फटाफट से हम चलेंगे आज ग्राफ को स्टडी करने। जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो डेली देख रहे हैं ग्राफ वगैरह हम डिस्कस करते ही हैं, तो आज हम लोग ग्राफ पर थोड़ा बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कि ये ग्राफ कैसे डील किया जाता है। मान लेते हैं बच्चों कि अगर मेरे पास है पहला केस, ठीक है, फॉर पॉजिटिव एक्सीलरेशन, मतलब हम इसको धनात्मक त्वरण भी कहते हैं। तो धनात्मक त्वरण के लिए हम आज बनाएंगे vt का ग्राफ और फिर बनाएंगे st का ग्राफ। ठीक है, तो मतलब ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो इससे इसका vt और st कर्व कैसे निकल के आएगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक समय और एक्सीलरेशन के लिए
समय एक्सेलरेशन के लिए कोई कर्व है जिससे हमें वीटी कर्व और एसटी कर्व बनाना है। ठीक है, ये समझते हैं। मान लेते हैं कि समय के साथ मेरे पास कोई एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी है और नियत है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट नियत मतलब क्या है कि समय बीतता जा रहा है लेकिन त्वरण जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो नहीं बदल रहा है बच्चों। इससे मैं आपसे पूछूं कि चलिए फटाफट बताइए कि वीटी कर्व इसका कैसा बनेगा। तो इसका वीटी कर्व मैं बता दूं कि इसका जो वीटी कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। V और T कर्व है वो एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, अगर मैं VT कर्व से ST कर्व की ओर चलूं तो VT से ST की ओर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ST लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, वेलोसिटी बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसका जो कर्व बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो कॉन्केव वाला पार्ट होता है वो नीचे होता है। ठीक है, कॉन्केव वाला पार्ट याद रखिएगा नीचे होगा। सिमिलरली मैं बात करूं इसी तरीके से पॉजिटिव की जगह नेगेटिव मतलब ऋणात्मक त्वरण होगा। ये कैसे पॉसिबल है? नेगेटिव ऋणात्मक त्वरण के लिए। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है बच्चों? आपका एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्मली घट रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये आपका एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है बच्चों। ठीक है, और कांस्टेंट है। ये कैसे होता है? मान लीजिए आप ट्रेन चला रहे हो या मान लीजिए गाड़ी चला रहे हो, मान लीजिए साइकिल चला रहे हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आप धीरे धीरे ब्रेक लगाना स्टार्ट करो, गाड़ी आपकी या फिर व्हीकल आपकी धीरे धीरे रुक रही है। ऐसे केस में आपका जो ग्राफ होगा इसका वीटी कर्व वो कैसा बनेगा? तो वो बच्चों बनेगा इसका कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऐसे केस में बच्चों आप इसका जो एक्सटी ग्राफ बनाएंगे, एसटी ग्राफ वो कैसा बनेगा? तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये बन गया आपका कौन सा ग्राफ? एसटी ग्राफ ऊपर की ओर कॉन्केव होता है और ये ग्राफ आपका जो है बताता है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है और वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसको हम फाइनली चाहे तो बच्चों सिंपली इस वाले को थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। अगर ये कंटिन्यूअसली बढ़ा जा रहा है टाइम पर्टिकुलर टी नॉट मान लेते हैं, यहाँ पे टी नॉट से आगे भी चल रहा है तो ऐसे केस में बच्चों इसका वीटी कर्व ऐसा बनेगा और इसका एसटी कर्व बच्चों ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एसटी कर्व है। ये कर्व क्या बताता है? ये बताता है कि जब पर्टिकुलर वेलोसिटी किसी टाइम पर घटते घटते जीरो जाती है उससे आगे भी अगर चला जाए तो ऐसे केस में उसका जो एसटी कर्व है वो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल से इस टी नॉट से, ये टी नॉट है बच्चों, टी नॉट से आगे बढ़ेगा और ये भी पर्टिकुलर टाइम है बच्चों, वो टी नॉट है। तो टी नॉट के आगे अगर कोई पार्टिकल कंटिन्यूअस नेगेटिव एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है तो यहां से और आगे निकल जाएंगे और ऐसे कर्व में आप ऐसे बना सकते हैं। याद रखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे ग्राफ आप चाहे वो धनात्मक त्वरण हो चाहे वो ऋणात्मक त्वरण हो, इसके कर्व हो, वीटी कर्व ये भी त्वरण को ही दिखाता है, ये कर्व हो चाहे ये कर्व, ये सब आपको एग्जाम में बहुत एक्साइटेडली पूछा ही जाता है, इसलिए बना लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आज रिलेटिव वेलोसिटी की, आपेक्षिक वेग की बच्चों। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग? तो अक्सर आपने मूवी वगैरह देखा होगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आपेक्षिक वेग लिख लीजिएगा बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इसको आपेक्षिक वेग कहते हैं। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करता हूं तो इसमें किस बारे में बात हो रही है? तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो कार हैं, मेरे पास दो व्हीकल्स हैं और दोनों मूव कर रहे हैं किसी सेम ट्रैक पर। अगर तो दोनों सेम ट्रैक पे मूव कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि या तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा हो या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, यही मेरे पास कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे केस में आप जब पहले वाले की वेलोसिटी की जजमेंट करते हो तो उसकी वेलोसिटी पहले के रिस्पेक्ट में देखी जाती है या फिर पहले की चेक करोगे तो उसके अदर के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी चेक कर सकते हैं। और दोनों की कहानी ये होती है, एक अगर आगे है तो आगे वाला देखता है पीछे वाले को और कहता है कि मैं आगे हूं आपसे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे मैं हूं आपसे कितनी स्पीड से,
कितनी स्पीड से ये आप अकेले जज नहीं कर सकते, उसके लिए जरूरत क्या है कि आपको उसकी भी स्पीड पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो वेलोसिटीज है, दो बॉडीज है और दोनों सेम ट्रैक पर चल रहे हैं और एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, तो किसी एक के वेग की तुलना या फिर किसी एक के वेग का निर्धारण, एक वेलोसिटी का वैल्यू अगर आप दूसरे के साथ कंपेयर तुलना करके बताते हो, तो ऐसे केस में ये जो वेलोसिटी निकलती है उसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी अगर निकालनी है तो विद कंपेयर टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद कंपेयर टू ए, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब अगर हम बी की वेलोसिटी निकालते तो कंपैरिजन करेंगे हम ए से, और ए की निकालेंगे तो कंपेयर करेंगे हम बी से। ठीक है, तो याद हो गया। तो अब मान लीजिए मुझे पहला निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी। ये किस केस में है? जब दोनों क्या हो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हो। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में चल रही हो तब की बात है। तो अगर मुझे बी का निकालना है तो बी का निकालना है तो किससे निकालेंगे? ए से। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको हम लोग कहते हैं बी का वेग किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज व्हाट आप निकालना चाहते हो बी का, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो? ए से। तो आप लिखोगे वीबी माइनस वीए। सिमिलरली मैं बात करूं अगर निकालना होता आपको ए का, तो आप लिखते हैं वी ए बी, और इस केस में आप लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं दूसरे केस की, अगर जब ये दोनों क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसे केस में क्या लिखिएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन बच्चों ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों ए हो गया, ये बी हो गया। वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी जो है वो बी और बी हो गई इस तरीके से। ऐसे केस में अगर पहले का निकालिएगा, ए का निकालिएगा, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं वी ए प्लस वी बी। और सिमिलरली मैं बात करूं दूसरे वाले की, तो ये भी उसी तरह निकलेगा वी ए, और इसको लिख सकते हैं वी बी प्लस वी ए। मतलब ये है कि अगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, मतलब एक दूसरे की ओर आ रही हो, तो वेलोसिटी जो है वो दोनों ऐड हो जाएगी। इस तरीके से समझिए कि अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड है और वो भी सेम ट्रैक पे चल रहा है, आप भी ट्रैक पे चल रहे हो, आपका जो फ्रेंड है वो 10 से चल रहा है और आप 10 मीटर पर सेकंड से, और आप उसको फॉलो करो 8 मीटर पर सेकंड से, तो जब पहला वाला आपको देखेगा, मतलब आगे जाने वाला, तो आपको देखेगा तो आप ऑब्जर्व करेगा कि आपकी स्पीड जो है वो 8 नहीं है, आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से पीछे है। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से आगे है, फॉरवर्ड है। बात समझ आ रही? सिमिलरली मैं बात करूं अगर दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से और यहां से 8 मीटर पर सेकंड से, अब मैं उससे पूछूं कि आपकी स्पीड क्या है, तो वो आपको 8 मीटर पर सेकंड नहीं बताएगा, बल्कि बताएगा कि आप 18 मीटर पर सेकंड से उसकी ओर आ रहे हो। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि उसकी स्पीड आपकी ओर कितनी है, तो आप 10 मीटर पर सेकंड नहीं बताएंगे, बल्कि बताएंगे कि 18 मीटर पर सेकंड से वो आपकी ओर आ रहा है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। यही कहानी आपने ट्रेन में भी देखी होगी, जब ट्रेन के विंडो सीट के पास बैठे होते हो तो अचानक से आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई ट्रेन बहुत तेज से गुजर जाती है। आज से आपको लगता है कि वो तेज से गुजरी, लेकिन वो एक्चुअली अपनी स्पीड से चल रही है, रिलेटिवली वो आपको तेज दिखाई दे रही है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्लास में बच्चों मिलेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि आपका लास्ट होगा क्लास। अगले क्लास मिस नहीं करना है, तब तक के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।